हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीएस एडू हब। आज के इस वीडियो में हम ट्रांसपोर्टेशन के क्वेश्चन को नेक्स्ट लेवल पर सॉल्व करेंगे। मतलब हमने प्रीवियस सेशंस में इसी क्वेश्चन को तीन अलग अलग मेथड से सॉल्व किया था। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, लीस्ट कॉस्ट मेथड एंड वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। अब ये हो गया स्टेप 1। स्टेप 2 में हमें ये चेक करना है कि ये जो हमें सॉल्यूशन मिला है वेदर इट इज ऑप्टिमल और नॉट। अगर ऑप्टिमल नहीं है तो उसे हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन बनाना होगा। ठीक है, सो ट्रांसपोर्टेशन का सॉल्यूशन कंप्लीट कब होता है? स्टेप 1 आईबीएफएस एनी वन मेथड, स्टेप 2 मोदी मेथड दैट इज मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो ये वही सम है या वही क्वेश्चन है जो हमने पहले वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड से सॉल्व किया था। तो वो एक नए टेबल में आपको कॉपी करना है। अब आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हो, जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं आप भी ट्राई करो। करना क्या है, ये जो सॉल्यूशन हमें मिला था आईबीएफएस का, उसका एक न्यू टेबल में कॉपी कर लो। हमें अब चाहिए सिर्फ एलोकेशंस, डिमांड एंड सप्लाई की अब जरूरत नहीं है। तो आप डिमांड एंड सप्लाई का कॉलम रखोगे, रो रखोगे, बट वहां पर आपको कुछ और लिखना है। तो यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई लिखा हुआ था, वो हमने मिटा दिया है। अब यहाँ पर हम कुछ और लिखेंगे। ठीक है, सो याद रखना ये टेबल है। अब बिफोर वी गो टू नेक्स्ट स्टेप हमें एक चीज चेक करनी है। ठीक है, क्या चेक करना है कि ये जो सॉल्यूशन है क्या वो सॉल्यूशन डीजेनरेट है या नहीं है। ठीक है, कैसे चेक करोगे? आपको ये चेक करना है कि रो प्लस कॉलम -1, ठीक है, रो प्लस कॉलम -1 शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलोकेशंस। रो प्लस कॉलम -1 शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलोकेशन। तो हम कैलकुलेट करते, रो कितने हैं हमारे पास? 1 2 3। सो हमारे पास 3 रोज है, प्लस कॉलम कितने हैं? 1 2 3, प्लस कॉलम 3 है, -1 करोगे तो 3 + 3 -1 मतलब कितना होता है? 5। 3 + 3 6 -1 विच इज 5। ठीक है, तो रो प्लस कॉलम -1 का आंसर आया 5। नंबर ऑफ एलोकेशंस कितने वो काउंट करना है, 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ एलोकेशन इज आल्सो 5। ठीक है, सो 5 इज इक्वल टू 5, रो प्लस कॉलम -1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलोकेशन। ठीक है, इसे कहते हैं रिम कंडीशन। रिम कंडीशन, रो प्लस कॉलम -1 शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलोकेशन। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो हम उसे कहते हैं नॉन डीजेनरेट सॉल्यूशन। नॉन डीजेनरेट सॉल्यूशन। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होता है तो हम उसे कहते हैं डीजेनरेट सॉल्यूशन। ठीक है, कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो डीजेनरेट सॉल्यूशन, फुलफिल हो गई तो नॉन डीजेनरेट। तो याद रखना हमें ऑप्टिमाइज करने के लिए नॉन डीजेनरेट सॉल्यूशन की जरूरत है। मतलब क्या है कि इक्वल होना चाहिए। अच्छा, अगर ये इक्वल नहीं होता तो क्या करते? अगर ये डीजेनरेट सॉल्यूशन होता, ये डीजेनरेट सॉल्यूशन होता तो उसमें और एक स्टेप आपको ऐड करनी होती, वो किसी नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए ये सॉल्यूशन जो है वो नॉन डीजेनरेट है, तो हम उसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो याद रखना, बिफोर यू स्टार्ट इंप्रूविंग विद द सॉल्यूशन आपको ये कंडीशन चेक करना है, रो प्लस कॉलम -1 शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलोकेशन। तो ये कंडीशन फुलफिल हो गई है। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेप हमने चेक कर लिया, कंडीशन फुलफिल हो। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें करना क्या है, V एंड U। अब यहां पर जो डिमांड एंड सप्लाई लिखा था हमने यहां पर V एंड U लिखा है। ठीक है, हमें इसकी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू?
ये एक सिंपल फॉर्मूला है जो मैं बताता हूं, ठीक है। u एंड v कैलकुलेट करना है, बट ये जहां पर एलोकेशन है ना उसी सेल के लिए एप्लीकेबल है। तो जो भी फॉर्मूला बता रहा हूं, इट इज एप्लीकेबल फॉर एलोकेटेड सेल, ओनली फॉर एलोकेटेड सेल। एलोकेटेड सेल मतलब जहां पर हमने ये नंबर लिख के सर्कल किया है वो है एलोकेशन। तो जहां पर एलोकेशन उसी सेल के लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। क्या है? V इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस U एंड U इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस V, ठीक है। सो V इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस U इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस V। अब आप बोलोगे कि मुझे U भी पता नहीं है, V भी पता नहीं, तो करना क्या है, ठीक है। तो इस केस में हमें ना एक एजम्पशन करना होता है, किसी भी एक सेल में किसी भी एक का वैल्यू हमें 0 एज्यूम करना है। तो कहीं पे भी कर सकते हो, ठीक है, यहां पे करना है, यहां पे कहीं भी कर सकते हो, बट जस्ट टू कीप इट सिंपल हम फर्स्ट कॉलम का V हमने 0 एज्यूम कर लिया। आप चाहो तो प्रैक्टिस के लिए कहीं और 0 एज्यूम करके देखो, आगे आपका फाइनल रिजल्ट सेम हो, ठीक है। सो हमने V एक 0 एज्यूम कर लिया। रीजन क्या है? हमें ना U पता है ना V पता है, तो इस फॉर्मूला के लिए हमें किसी एक को एज्यूम करना पड़ेगा। तो V को हमने एज्यूम किया, अब वही फॉर्मूला अप्लाई करना है, एक पजल जैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहां पर V हमें 0 मिल गया, तो एलोकेटेड सेल, अब इस V का करस्पॉन्डिंग एलोकेटेड सेल क्या है वो रेफर करना है। तो यहां पे जाओगे, ये फर्स्ट आपको एलोकेटेड सेल मिला, कॉस्ट उसका 3 है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है? U इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस V, हमें V पता है, तो 3 माइनस 0 कॉस्ट माइनस V, आपको U का आंसर मिलेगा। सो 3 माइनस 0 आंसर क्या होगा? 3, ठीक है। कैसे फाइंड किया? कॉस्ट माइनस V एलोकेटेड सेल के। अब इसी 0 के कॉलम में आपको और एक एलोकेटेड सेल मिलता है जहां पे हमने ऑलरेडी एलोकेशन किया था, तो यहां पर भी सेम लॉजिक अप्लाई होगा। 4 माइनस 0 कॉस्ट माइनस U इज इक्वल टू V, तो सॉरी U, तो आपको मिलेगा यहां पर आंसर 4। तो 4 माइनस 0 आंसर इज 4, यहां का U आपको मिल गया, ठीक है। तो ये एजम्पशन किया, इसके बेसिस पे दो एलोकेटेड सेल थे जिससे हमने U कैलकुलेट किया। अब हम इन दोनों को यूज करके बाकी का कैलकुलेशन करेंगे। तो हमने इस 3 को कैलकुलेट किया था, अब इस 3 का रो में आप देखोगे एलोकेटेड सेल क्या है? ये 2, ठीक है। सो अगेन सेम फॉर्मूला, कॉस्ट माइनस U इज इक्वल टू V। सो 2 माइनस 3 आपको आंसर आएगा -1, ठीक है। अब सेम यहां पे करना है, ये 4 हमने कैलकुलेट किया था, 4 इसका करस्पॉन्डिंग एलोकेटेड सेल ये वाला, 2 माइनस 4, सो 2 माइनस 4 आंसर क्या होगा? -2, ठीक है। आंसर माइनस में भी आ सकता है। देन यहां पर हमने ये -1 कैलकुलेट किया था, इसका करस्पॉन्डिंग एलोकेटेड सेल क्या है? यहां पर ये एलोकेटेड, तो 1 माइनस -1, ठीक है। 1 माइनस -1 प्लस हो जाएगा, सो 1 माइनस -1, ये हो गया 1 प्लस 1 मतलब हो जाएगा 2, ठीक है। फिर यहां पर ये वाला एक सेल था, वैल्यू था, तो यहां पर एलोकेटेड सेल इज दिस, सो 2 माइनस -2 आंसर आएगा 4, जो आपने ऑलरेडी कर लिया। तो अभी आपके पास क्या बचा है? सारे आंसर आपको मिल गए, ठीक है। सो U एंड V हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। आई होप आपको समझा है कि U एंड V कैसे कैलकुलेट करना। अगर नहीं समझा है तो आप थोड़ा सा रिवाइंड करके फिर से इस पार्ट को देख सकते हो। तो हमने क्या किया? U एंड V कैलकुलेट किया। अब उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है जो है कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा, ठीक है। हमें डेल्टा कैलकुलेट करना है, बट वो एम्प्टी सेल के लिए। याद रखना, ये हमने किया था एलोकेटेड सेल के लिए U एंड V। अब नेक्स्ट जो कैलकुलेशन है वो करना है फॉर एम्प्टी सेल्स। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, फॉर एम्प्टी सेल्स, ठीक है।
ये जो कैलकुलेशन है हमें सिर्फ एम्प्टी सेल के लिए कैलकुलेट करना है, ठीक है। क्या करना है, डेल्टा, दिस इज द साइन ऑफ डेल्टा। सो डेल्टा इज इक्वल टू, कैसे कैलकुलेट करना है, डेल्टा इज इक्वल टू कॉस्ट, उस एम्प्टी सेल का कॉस्ट जिसका हमें डेल्टा कैलकुलेट करना है उसका कॉस्ट माइनस u प्लस v या v प्लस u, जैसे भी लिखना है, दोनों का समेशन चाहिए हमें। क्या चाहिए, डेल्टा कैलकुलेट करने के लिए उस सेल का कॉस्ट माइनस uv का समेशन, ठीक है। सो जो भी एम्प्टी सेल से 1 2 3 4 जितने भी एम्प्टी सेल से उन सबका डेल्टा हमें कैलकुलेट करना है। सो लेट्स कैलकुलेट। फर्स्ट एम्प्टी सेल है ये, क्या है, W1S2। तो लेट्स राइट डेल्टा ऑफ W1S1 इज इक्वल टू W1S1 का डेल्टा, उसका कॉस्ट कितना है 2 माइनस UV, U is 2, V is 0, so माइनस 2 प्लस 0, इसका आंसर क्या होगा, कैन एनीवन कैलकुलेट, आप जस्ट ट्राई करना कैसे कैलकुलेट करना है, 2 माइनस कॉस्ट माइनस यूवी का समेशन, सो 2 माइनस 2, आंसर क्या होगा 0, ठीक है। सो लाइकवाइज हमें सारे एम्प्टी सेल का डेल्टा कैलकुलेट करना है। सो ये होगा फर्स्ट सेल। सेकेंड सेल W1S2, ये भी एम्प्टी सेल है, सो डेल्टा ऑफ W1S2 इज इक्वल टू 3, कॉस्ट इज 3 माइनस UV माइनस 2 प्लस 2, माइनस 2 प्लस 2, तो आंसर होगा 0, मतलब 3 माइनस 0, आंसर इज 3। फिर नेक्स्ट एम्प्टी सेल क्या है, W2S3, सो डेल्टा W2S3 इज इक्वल टू कॉस्ट इज 5 माइनस UV का समेशन, UV का समेशन विल बी 3, ठीक है। 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, डेल्टा इज 2, देन डेल्टा नेक्स्ट एम्प्टी सेल इज W3S2, W3S2 इज इक्वल टू कॉस्ट इज 4 माइनस डेल्टा कैलकुलेट करना है, 3 माइनस 2 1 होगा, मतलब 3 माइनस 2 इज इक्वल टू, आंसर इज 3, 4 माइनस 1, आंसर इज 3। तो ये हमने डेल्टा कैलकुलेट किया, ठीक है। अब आपको देखना है डेल्टा, ठीक है, ये सारे जो डेल्टा वैल्यू उसे कंसीडर करना है। अगर सारे डेल्टा 0 या ग्रेटर देन 0 है तो सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल। अगर आपको यहां पर कोई भी नेगेटिव वैल्यू मिलता है, डेल्टा अगर किसी सेल का नेगेटिव है तो इट इज नॉट ऑप्टिमल, ठीक है। सो हमें ऑप्टिमलिटी चेक करना है, इसलिए हमने डेल्टा कैलकुलेट किया। सो कंडीशन क्या है, इफ all delta values are greater than equal to 0, solution is optimal, ठीक है। अगर सारे डेल्टा वैल्यू 0 या उससे ज्यादा मतलब पॉजिटिव या 0 है तो सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल। अगर किसी एक डेल्टा का वैल्यू नेगेटिव है, मतलब ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगा, ऑल डेल्टा नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फिर सॉल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल, ठीक है। सो इस केस में सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल, ठीक है। तो हमने जो IBFS फाइंड किया था जिसका कॉस्ट अगर आपने कैलकुलेट किया था तो टोटल कॉस्ट वाज 270, ठीक है। सो ये 270 इज द ऑप्टिमल कॉस्ट। आप इसके कम कॉस्ट में काम नहीं कर सकते, मतलब दिस इज द ऑप्टिमल कॉस्ट। सो मिनिमम कॉस्ट एंड आपका सारा ट्रांसपोर्टेशन का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होगा, ये हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है। तो हमने डेल्टा से चेक किया कि सॉल्यूशन ऑप्टिमल है या नहीं, ठीक है। सो सॉल्यूशन ऑप्टिमल हो गया, हमारा टोटल कॉस्ट इज 270,
ठीक है, अब यहां पर हमें रुकना नहीं है, तो हमें फाइनल स्टेटमेंट देना है कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन शेड्यूल क्या होगा। इफ द सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल, हमें नेक्स्ट स्टेप जाना है। अगर ऑप्टिमल नहीं होगा तो फिर उसके और स्टेप्स बढ़ जाते हैं, वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, बट फॉर दिस क्वेश्चन इट इज ऑप्टिमल। ठीक है, सो वंस यू गेट द सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल, हमें करना क्या है, हमें एक ट्रांसपोर्टेशन शेड्यूल प्रिपेयर करना है, मतलब एक टेबल फॉर्म में जो हमने कैलकुलेशन किया उसे लिखना है। ठीक है, इट इज ट्रांसपोर्टेशन शेड्यूल। ट्रांसपोर्टेशन शेड्यूल करना क्या है कि किस वेयरहाउस से किस स्टोर में हमने कितने क्वांटिटी भेजे और उसका कॉस्ट कितना हुआ, एंड इन द एंड टोटल कॉस्ट कितना हुआ। तो फ्रॉम टू, ठीक है, सी पी यू, इट इज कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, सो फ्रॉम W1 आपने कितने यूनिट्स कहां पर भेजा, S3 में भेजा, तो फ्रॉम W1 टू S3 उसका कॉस्ट पर यूनिट कितना था 1, एंड यूनिट्स कितने ट्रांसपोर्ट किए, यूनिट्स आपने ट्रांसपोर्ट किया 30, तो कॉस्ट कितना होता है 30 इंटू 1 इज 30, जो आपने कैलकुलेट किया था वही हमें टेबल फॉर्मेट में लिखना है। फिर दूसरा W2 से हमने क्या किया, W2 S1 कॉस्ट पर यूनिट क्या है 4, कितने यूनिट्स ट्रांसपोर्ट किए 20, सो कॉस्ट कितना हो गया 80। फिर W2 से S3, W2 S3 cost per unit is 2, units transported 20, cost is 40। नेक्स्ट इज W3 S1, यहां पे हमने एलोकेट किया है, तो W3 S3 cost per unit is ₹3, units allocated 20, तो cost is 60। ठीक है, एंड लास्ट वन W3 S3, W3 S3 is total cost is cost per unit is 2, units transported 30 and cost is 60। इसका समेशन करोगे, कॉस्ट का टोटल करोगे तो वो आता है 270, तो ₹270 इज द मिनिमम कॉस्ट जिसमें आप ये पूरा ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना। रीजन क्या है कि एग्जाम में ना ये जरूरी नहीं कि आपका सॉल्यूशन फर्स्ट स्टेप में ही ऑप्टिमल बन जाए। एग्जाम में एक स्टेप ऐसा होगा जहां पर आपको ये ऑप्टिमल नहीं मिलेगा, 100% गारंटी कि ऑप्टिमल नहीं मिलेगा और आपको उसे ऑप्टिमल करना होगा, क्योंकि इसके बाद की स्टेप इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अगर ये सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं मिलता है, अगर किसी एक एम्प्टी सेल का डेल्टा नेगेटिव आता है तो क्या करना होता है, वो स्टेप इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो को जरूर वॉच करना, इस स्टेप को अच्छे से समझ लो, वीडियो को 2-3 बार देख के समझ लो, प्रैक्टिस कर लो, सो दैट नेक्स्ट स्टेप में आपको तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।